डायमंड की स्टोरी फिर क्लास एंड कर। तो क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में एक जगह है किम्बरले, वहां पे जो इंट्रूजन था, एक तरह से पाइप था वोल्केनिक, उसमें मिला डायमंड। तो जिसको डायमंड चाहिए तो डायमंड, लेकिन लोग पढ़ने लगे कि भाई कैसे बन रहा है, जियोलॉजिस्ट। तो क्या मिलता है देखने को, पहली बात तो ये जो रॉक है इसके चारों तरफ, ये इस पाइप से ओल्ड होगा कि यंग? ऑनलाइन बताओ, ओल्ड होगा कि यंग? अच्छा, ये नहीं होता तो कहां इंक्लूड करता भाई, ओल्ड ही होगा। तो ये है ओल्ड, ठीक है। ये जो पाइप से मटेरियल निकल रहा है ये है यंग। तो पाइप कभी भी आ सकता है, प्लूम हॉटस्पॉट में तो अभी भी आ रहा है। तो दिस पाइप कैन बी मेसोजोइक, फेनोरोजोइक, 300 मिलियन, 500, 600, ये सब मिलियन ईयर्स में हो सकता है इसकी एज। तो ये तो आपको समझ में आता है कि भाई पाइप तो यंग ही होगा। फिर इसे मिला डायमंड, तो नाउ दे डेटेड द डायमंड ऑल्सो। कॉपर थॉपर यूरेनियम अगर कुछ तो डायमंड, कुछ तो होगा उसके अंदर इम्प्योरिटी, अगर वो आइसोमेट्रिक डेटिंग कर ले उसकी, आइसोटोपिक। तो डायमंड की एज निकल के आई प्रोटोजोइक और आर्कियन टाइम। विदिशा कायल म्यूट करिए, आद्या आनंद नहीं कर दिया, ठीक। तो जो डायमंड मिला, दैट डायमंड वाज 3000 मिलियन ईयर्स, 3000 इज आर्कियन, और 1500 तक तो आर्कियन प्रोटोजोइक का डायमंड मिल रहा है। और जो रॉक जिसमें वो आ रहा है वो 500, 600, 300, 200 मिलियन ईयर्स। अब करो एक्सप्लेन, बताओ कैसे हुआ ऐसे। तो एक चीज तो जो सीधी सीधी क्लियर है वो ये है कि डायमंड बहुत पहले बन गया रहा होगा, तो ये उसकी तो एज आ गई ना। इट फॉर्म्ड वेरी अर्ली, कोई लेके आया इसको बाद में, ये चीज क्लियर हो जाती है कि डायमंड इज नॉट ऑफ द एज ऑफ द किम्बरलाइट पाइप इन विच इट इज कमिंग, सो दैट मीन्स इट वाज ऑलरेडी देयर, कोई बस लाया है। तो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द किम्बरलाइट पाइप। तो फॉरेन मटेरियल उसको बोलते हैं जेनोक्रिस्ट या जेनोलिथ। क्रिस्टल है तो क्रिस्ट, अगर रॉक का फ्रैगमेंट है तो लिथ, तो ये क्रिस्टल ही मान लो तो जेनोक्रिस्ट हो गया। लेकिन हो सकता है कि ऐसे रॉक को ले आए जिसमें डायमंड है, तो जेनोक्रिस्ट लिथ भी हो सकता है। एक रॉक था उसके अंदर डायमंड था, उस रॉक को ही ले आए, तो वो रॉक तो जेनोलिथ है, उसमें डायमंड एज अ क्रिस्टल। मेकिंग सेंस? ठीक है, चलो, इट मेक सेंस नाउ। ठीक है, बाद में बना था तो कैसे बना। अब मेन पॉइंट यही हो गया कि डायमंड बना कैसे, यही जानना है, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ, ध्यान से देखना, ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो बहुत ही ओल्ड क्रेटॉन है, जिनने बहुत सारा सबडक्शन वगैरह देख ला, उनकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी अगर उतना इरोड नहीं हुआ तो। डायमंड और ग्रेफाइट आर पॉलीमॉर्फ्स, राइट। तो अगर तुम प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम पे ग्रेफाइट विल कन्वर्ट इनटू डायमंड। तो एक लाइन होगी ना, इसके ऊपर ग्रेफाइट स्टेबल है, इसके नीचे डायमंड स्टेबल है, तो एक लाइन बना देते हैं, वो लाइन ये दिख रहा है, ग्रेफाइट डायमंड लाइन। तो ये लाइन है, ये लाइन सीधी क्यों नहीं है? क्यों? सोचो सोचो, ये आंसर आपको देना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगी स्टोरी। व्हाई दिस लाइन इज नॉट स्ट्रेट बट कर्व? ऑनलाइन आप लोग भी गेस करिए। लाइन को इधर उधर कर कौन सकता है? मैं नहीं जाऊंगा, आप ही नहीं, कोई तो करेगा। कौन करेगा लाइन को ऊपर नीचे? डिस्टेंस बिटवीन, तो लॉन्ग डिस्टेंस तो कर्व होना ही है। लग तो ऐसा रहा है लेकिन है नहीं ऐसा ना, बताइए कौन बताएगा, ऑनलाइन कौन बताएगा? अपराजिता, विदिशा, अस्मिता, मनीषा, बताओ भाई क्यों है ये कर्व्ड? ठीक है, वो सब दिख रहा है। प्रेशर टेम्परेचर की वजह से। वेरी गुड अस्मिता, तेज बोलो। प्रेशर टेम्परेचर की वजह से लाइन कर्व। प्रेशर देखो भाई, एक प्रेशर के ऊपर
ग्रेफाइट स्टेबल है, एक प्रेशर के ऊपर डायमंड स्टेबल है, प्रेशर कम हुआ ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे मान लेते हैं वो प्रेशर P1 है, ठीक है, यहां पे ज्यादा मास है तो वो प्रेशर जल्दी नहीं आ जाएगा। अगर ज्यादा मास है, जो प्रेशर इस डेप्थ पे आ रहा है यहां पे कम है, तो यहां पे वो प्रेशर जल्दी नहीं आ जाएगा। हमें यार देखो, रो जी एच, यहां से एच आ जाएगा, अगर वो एच यहीं हो जाता है तो नहीं हो गया वो प्रेशर वहां पे। टफ है क्या? सिंपल कंसेप्ट है ना भाई, जहां प्रेशर आ जाएगा डायमंड का, अगर डायमंड का प्रेशर यहां पे है तो ऊपर स्टेबल रहेगा, अगर मैं पूरा इरोड कर दूं तो ये लाइन नीचे चली जाएगी, वो इट विल फॉलो द प्रेशर। यस सुन लो, करेगा कि नहीं? इसीलिए कर्व्ड है, और जैसे जैसे तुम इसको अप्रोच करो उठता जा रहा है, क्योंकि ये थिकनेस बढ़ती जा रही है, और फिर कम हो गई तो फिर नीचे चला गया। इससे फायदा क्या है? देखो, ये है आपका मोहो, क्या है लिखा होगा, ये मोहो है, ठीक है, इसके नीचे पूरा मेंटल है। अब ध्यान से सुनो, ये क्या डेप्थ हुई? 100 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा मान लो, चलो 200 ऐसे मान लो, 200 किलोमीटर। तो इस डेप्थ पे यू आर इन अपर मेंटल, ठीक है, ये पूरा अपर मेंटल है, और ये ट्रांजिशन जोन इसके नीचे लोअर मेंटल। अब अपर मेंटल में ध्यान से देखना, एट एवरी डेप्थ द प्रेशर इज नॉट सेम, इसीलिए ये कर्व भी हो गया है, ठीक है। अब जनरली जो डेप्थ पे मेल्टिंग होके प्लूम जनरेट होता है वो यहां पे हो रहा है, अगर यहां पे हो रहा है, अगर डीप से भी आ रहा है तो यहां पे हो रहा है, और वेरी डीप से आ रहा है तो यहां भी हो सकता है। ओपनिंग मिलनी चाहिए, अगर ओपनिंग है देन ड्यू टू डीप प्रेशराइजेशन मेल्टिंग होके ऊपर जा सकता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है, तो हर जगह डायमंड मिलता भी नहीं, राइट। अब लोअर मेंटल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, यहां पे फोगेसिटी बोलते हैं, इट इज लाइक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। जनरली लिक्विड में देखते हैं, सॉलिड में देखते हैं, गैस में फोगेसिटी बोलते हैं, बट इज डायरेक्टली द कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब कंसंट्रेशन ही पीपीएम में होगा। तो यहाँ पे है 10 to power -2 to 10 power -1 विच इज वेरी लेस। एक और टॉपिक आने, फिर नीचे देखो कितना है, वैल्यू नहीं लिखी लेकिन ऊपर से ज्यादा है, ये लिखा है, राइट। यहाँ पे फेरो मैग्नीशियम जो भी मिनरल है उसमें जो भी कंसंट्रेशन है O2 का फोगेसिटी के फॉर्म में, उससे ज्यादा है यहाँ, ठीक, ओके। लेकिन अच्छा ज्यादा है अगर, तो कहां पे ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा? समय यार, नीचे की ऊपर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन कहां होंगी? ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन वहां ज्यादा होंगी जहां ऑक्सीजन ज्यादा है या जहां कम है? नीचे ज्यादा होगी। जहां ज्यादा ऑक्सीजन है वहीं ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होगी ना भाई, तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है, क्यों? क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज मोर हियर एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बन चाहिए, डायमंड बनाना है, नीचे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है। अब कार्बन का देखो, कार्बन यहां पे है 100 ppm कंसंट्रेशन इन अपर मेंटल, 100 ppm डाउन द कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, 1000 to 3700 ppm, लेकिन डायमंड बनाने के लिए उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है तो कार्बन CO2 ही रहेगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगा ना, +4। आपको चाहिए रिड्यूसिंग कंडीशंस टू मेक ऑक्सीजन हटा के उसका क्रिस्टल बनाना है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहां पे रिड्यूसिंग कंडीशन तो है क्योंकि ऑक्सीजन कम है, बट कार्बन नहीं है। यहां पे कार्बन है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है तो CO2 वही रहेगा, तो ना तो यहां डायमंड बनता है और ना यहां बनता है। बनता तब है जब यहां का कार्बन ऊपर आ जाए, तो जो मैग्मा आएगा उसमें कंसंट्रेशन कार्बन की ज्यादा होगी, भले ही CO2 के फॉर्म में, लेकिन आ गया रिड्यूसिंग कंडीशन में, तो कार्बन इज मोर हियर
that high concentration magma comes to a level of अपर मेंटल जहां पे कंडीशन रिड्यूसिंग हो गई कंपेरेटिवली। यही चाहिए था कि कार्बन तो हो लेकिन ऑक्सीडाइजिंग ना हो। ऑक्सीडाइजिंग हुआ तो CO2 ही रहेगा। तो आपने क्या किया, नीचे से कार्बन ज्यादा लिया, ओपनिंग अगर मिलती है तो, और उसको ले आए इस लेवल पे जहां रिड्यूसिंग कंडीशन, तो वो कार्बन विल कन्वर्ट इनटू डायमंड। समझ में आई बात? तो यहां बन जाता है डायमंड, और ये बन गया था आर्केंटाइन। फिर मेसोजोइक में एक नया ओपनिंग आया, ये वाला, जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये बाद में आया है, जो कि आपको दिखता है कि किम्बरलाइट का जो एज दिखता है आसपास, कि मेसोजोइक में आया है या सेनोजोइक, सेनोजोइक कभी भी 500 मिलियन ईयर से यंगर। लेकिन ये लेके किसको आ रहा है, जो डायमंड बहुत पहले ही बन गया। और नाउ बिकॉज यू आर इन द जोन ऑफ डायमंड, ये पूरा नीचे का जोन डायमंड का है, तो बन गया तो बना रहेगा। एक बार बन गया तो इट विल नॉट गो अनलेस एकदम ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन आ जाए, तो वो तो नीचे है, अब नीचे तो नहीं जा रहा, इसके बाद ऊपर ही आएगा। यस और नो? आ रही बात समझ? तो फिर क्या करता है कि ये डायमंड जो कि लगभग 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड था, या 1.5, मतलब प्रोटोजोइक से आर्कियन, ये डायमंड को एक दूसरी ओपनिंग ऊपर लेके आ जाती है, राइट? लेकिन ऐसा यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां पे ये इस लाइन को जल्दी क्रॉस कर लेगा। तो अगर नीचे से डायमंड आ रहा है और तुरंत ही ऊपर आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर धीरे धीरे आ रहा है तो यहां पे आया, इसके बाद ऊपर आएगा तो ग्रेफाइट इज स्टेबल। बट अगर इट इज क्विक एसेंड, एसेंड मतलब ऊपर आना, एसेंड इज क्विक, देन इट कैन कम हियर, क्योंकि डायमंड इज मेटा स्टेबल। तो जितना भी सरफेस पे आपको डायमंड मिला है धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट तो हो ही रहा है, बट इज वेरी स्लो प्रोसेस। पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन इज रिकंस्ट्रक्टिव, तो बॉन्ड तोड़ के फिर ग्रेफाइट बनाना पड़ता है, विच इज एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, बहुत स्लो होता है। वंस इट इज हियर, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू ग्रेफाइट, बट ऊपर आ जाता है तो उसको लगता है मिलियन बिलियन ईयर्स लगते होंगे, बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए यू फाइंड। लेकिन जो भी प्लूम यहां जनरेट ही हो रहा है वो कैसे लाएगा डायमंड? वो ग्रेफाइट ही लाएगा, जो इस लाइन के ऊपर बन रहे प्लूम। समझ में आया? और यहां पे लाइन ऊपर है ये वाली, तो ज्यादा प्रोबेबल है कि यहां पे हो। तो व्हेन यू फाइंड, जब आप ढूंढते हो, तो यू सी ओल्ड क्रेटोनिक एरियाज, जैसे पन्ना, बुंदेलखंड और उसके बीच में, वहां पे मिलता है डायमंड। वहां शेयर जोन है, कोई ओपनिंग होगी, ले आए हो। साउथ अफ्रीका में मिलता है, किम्बरले वालों को तो वहीं से किम्बरलाइट उस रॉक का नाम पड़ गया कि जिसमें डायमंड हो। नॉट एवरी रॉक इज किम्बरलाइट, किम्बरलाइट बोल रहे हैं मतलब इट हैज डायमंड। ठीक है, समझ में आई कहानी? दिस इज हाउ डायमंड यू फाइंड। तो ऐसा दिखता है पूरे रॉक में अलग से रखा हुआ, ऐसे किसी ने रखा ही है, तो ये बस लेके ही आया है, बन तो वो बहुत पहले गया था। दैट इज वाई द एज ऑफ डायमंड इज प्रोटोजोइक आर्कियन, और जिस रॉक में वो आ रहा है दैट इज रिसेंट, मतलब मेसोजोइक वगैरह ये सब, और सराउंडिंग रॉक तो ओल्डर हो गई, पहले से होना चाहिए तभी तो। ठीक, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो या तो पूरे क्रिस्टल के रूप में आ जाए, एक क्रिस्टल जैसे आ जाए, जैसे ये वाला देखो, क्रिस्टल ही आ गया एक बन के, और या फिर इट कैन कम एज जेनोलिथ। जेनोक्रिस्ट, जब एक क्रिस्टल ही आ जाए और किसी रॉक के अंदर उठ के आ रहा है तो वो जेनोलिथ। तो वो दो टाइप के हो सकता है। अब नीचे है तो फेल्सिक तो नहीं मिलेगा, पेरिडोटाइट, या मेटामॉर्फोज हुआ है तो इक्लोजाइट। तो पी टाइप डायमंड और ई टाइप, ई इज फॉर एक्लोजाइट, पी इज फॉर पेरिडोटाइट, तो दैट आर जेनोलिथ्स। ठीक, डन, यहां पे रोकते हैं आज। समझ में आया? इग्नियस प्रोसेस खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और विल डू क्वेश्चंस इग्नियस के, जो प्रोसेस पे क्वेश्चन आए वो करेंगे।